नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है और 2024 का चुनाव नजदीक है। पहले चरण के लिए अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं और फिर वोटिंग होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के तकरीबन सभी कद्दावर नेता सियासी रणभूमि में जी जान से जुटे हुए हैं। कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल की टीम एक एक करके बिखरती जा रही है। केवल 2024 के शुरुआती 3.5 महीने की अगर बात करें तो कांग्रेस से निकलने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। अब आज राहुल की टीम के एक और मेंबर का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, या फिर यह कह लें कि उनकी अंतरात्मा जाग गई। हाल ही में जिस रोहन गुप्ता ने अपने पिता की बात कहते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया था, महीने भर के भीतर भीतर उन्होंने बीजेपी का पट्टा पहनकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर राहुल से दूर हुए बाकी नेताओं की तरह सेम पैटर्न में रोहन गुप्ता ने भी सनातन के अपमान, राष्ट्रवाद, पावर सेंटर, सीएए और साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को इसके पीछे की वजह बता दिया है। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे कितने विरोधाभास है। मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप सीए की बात कर रहे हैं। वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने अब जाते आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? और इसी बीच में कुछ सवाल है। आज उन्हीं सवालों को दहाड़ की चर्चा में शामिल करने वाले हैं। मेहमान कौन कौन से हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आइए पहले वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। क्या विरोधाभासों के कारण कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता जा रहा है? सनातन के समर्थन और विरोध को लेकर क्यों कंफ्यूज है कांग्रेस? क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में ही मुद्दों के प्रति कोई कंफ्यूजन है? क्या किसी राज्य में समर्थन, कहीं पर विरोध की राजनीति कांग्रेस पर भारी पड़ रही है? ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेतृत्व कोई एक लाइन आखिर क्यों नहीं ले पा रहा है? डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और सौरभ दुबे जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 1 मिनट का सर ओपनिंग स्टेटमेंट आपको देना होगा। 1-1 मिनट का समय दोनों को दूंगी और उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर देंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि उनके इरादे भी खतरनाक हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग एक एक करके हिट विकेट होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मोहभंग आपसे होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी का पट्टा पहन लेते हैं और ये कह देते हैं कि भाई अब तो हम बीजेपी के हो चले हैं। लेकिन क्या वजह इसके पीछे की नजर आती है? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि सनातन का विरोध हो, या फिर राष्ट्रवाद को लेकर आपकी नीति हो, या फिर जिस तरीके की इमेज कांग्रेस की पब्लिक के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। क्या चंद्रमोहन शर्मा जी इत्तेफाक रखते हैं आप इस नैरेटिव से जो आपकी पार्टी से निकले हुए नेता बाहर कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जुमलों की लिस्ट के अंदर देश के प्रधानमंत्री का एक जुमला और आ गया, और उस जुमले के अंदर देश के प्रधानमंत्री यही तदबीर नहीं कर पा रहे देश के सामने कि जिस 55 वर्षों के अंदर अगर वो पढ़े थे, डिग्री ली थी, पढ़े लिखे थे और उनके और सदस्य पढ़े थे, तो वो युग भी राष्ट्रवाद का, कांग्रेस का था, और उसके अंदर जो भी उन्होंने कार्य करा था वो कांग्रेस का था। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के नेता इस फोबिया से बाहर क्यों नहीं आए कि आपने लुंगी से पैंट और साफ सपेरे की दुनिया से रॉकेट जहाज एम्स, आईएमएम्स और
है, सब चीजें आपको उस सरकारों ने दी जिसके अंदर कांग्रेस का योगदान था, और कहीं आपकी भी सरकारें थी। तो ये फोबिया है भाजपा को, इसलिए भाजपा उस फोबिया से बाहर नहीं निकल पाती। और देश के प्रधानमंत्री बार बार कांग्रेस का नाम इससे लेते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल में अगर कार्य करा होता। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास और एक बार आपका ऑडियो भी करेक्ट करवाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर कौशल कि बीजेपी आती है और कांग्रेस के जो नेता जिनका मोह भंग उनसे हो रहा है, उनके मुंह में कोई शब्द रख देती है और वो बाहर आते हैं और किसी तोते की तरह रटे हुए उन शब्दों को सामने रख दिया जाता है। ये कांग्रेस का भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि दरअसल दिक्कत आप में है, इनकी पार्टी में नहीं है, जिनसे नेता छिटक कर दूर भागकर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं। पूर्णिमा जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सनातन धर्म और देश को गाली देने का हमेशा नफा नहीं होता, सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और जहां तक रही कि सारे लोग तोते की तरह के बढ़ते हैं, तो कांग्रेस में एक ही तरह का सिस्टम है, एक ही तरह का परिवारवाद है, एक ही तरह का भ्रष्टाचारवाद है, एक ही तरह का तुष्टीकरण है। ये राजनीति में, राजनीतिक विरोध में मोदी विरोध को करते करते कब राष्ट्र विरोध, कब राम विरोध, कब देश विरोध, कब नारी विरोध, कब देश के लोगों का विरोध, कब गरीबों का विरोध करने लगते हैं, इनको इसका पता नहीं चलता। और यही वजह है कि बात यहां से नहीं शुरू होती है, बात बहुत पुरानी है। अगर कांग्रेस के कैरेक्टर को देखें, जब से इसने तुष्टीकरण की दुनिया में कदम रखा है और वोट बैंक की राजनीति पे चला है, तब से देखिए कि कांग्रेस आज तक 90 बार टूट चुकी है। और जब टूटने लायक नहीं बची तो एक एक करके बड़े बड़े नेता, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, अमरिंदर सिंह हो, ज्योतिरादित्य हो, जितेंद्र प्रसाद हो, अशोक चौहान हो, आरपीएन सिंह हो, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, लाइन लगी हुई है। ये सब वो कांग्रेसी हैं जब चंद्रमोहन जी और हम दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब से ये लोग पुराने नेता अगर छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसमें हमारे राष्ट्रवाद की जीत है और इनकी तुष्टीकरण की हार। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास कौशल जी। चंद्रमोहन जी अब इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे, लेकिन राहुल लाल जी आपके पास आते हुए और फिर उसके बाद सौरभ जी आपके पास आऊंगी और राकेश शुक्ला जी आपके पास भी। एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा तो नहीं लगता कि जहाज डूबने लगा है 2014 के बाद से और हर किसी को, अब हर कोई नेता कांग्रेस में ये बात भांपने लगा है, या फिर अंदर इतना कुछ चल रहा है? आप नाम लेना शुरू कीजिए। आज तो चलिए रोहन गुप्ता ने कुछ कह दिया, इसके अलावा आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, गौरव वल्लभ से लेके फिर उसके बाद संजय निरुपम से लेकर, उन्होंने ये कहा कि आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनकी कोई क्लियर लाइन नहीं है। सनातन का विरोध इनको करना है, सीए का विरोध इनको करना है, राम मंदिर उसके उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर देना है। इनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है। क्या जमीन को मजबूत करने की बजाय अपनी जमीन को खुद अपने हाथों से कांग्रेस खोद रही है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, देखिए अगर चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना अति सामान्य स्थिति है, और इस समय तो मुझे दिख रहा है कि हम लोग अगर तुलना करें कि कांग्रेस से कितने लोग निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से कितने लोग निकलकर कांग्रेस जा रहे हैं, तो डूबते हुए जहाज के रूप में हर किसी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डूबते हुए जहाज के रूप में नजर आ रही है। आप सोच के देखिए, मैं शुरू कर देता हूं। एकमात्र इनके गठबंधन सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, राजस्थान में 25 सीटें, 24 सीटों पर कौशल जी की पार्टी जीती थी और 1 सीट हनुमान बेनीवाल जी जीते थे। हनुमान बेनीवाल जी आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहां पे देख लीजिए। बगल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आ जाइए, वीरेंद्र सिंह जी के परिवार पिता पुत्र दोनों दिग्गज नेता आज कांग्रेस में आ चुके हैं, और उनके आने से बीजेपी में वो भूकंप आया कि इन्हें खट्टर जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा। आप झारखंड चले जाइए, वहां पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पटेल जी, वो जो है कि छोड़ के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। तो अब कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में तो नेताओं ने लाइन लगा के रखे हुए हैं, सब लोग बीजेपी से हर कोई कह रहा है। कहा क्या बीजेपी को छोड़ने के दौरान? कहा क्या? तमाम लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं, सब एक तो कोई कॉमन लाइन होगी जो सबने कही, जैसे कांग्रेस में एक कॉमन लाइन निकलकर सामने आती है। इन नेताओं ने कहा क्या जब छोड़ी पार्टी? तो कांग्रेस में क्या कॉमन लाइन आ रही है? नहीं, बीजेपी नेताओं ने, नहीं, आपने बीजेपी नेताओं का नाम लिया, मेरा सवाल बीजेपी नेताओं को लेकर है। लाइन क्या ली उन्होंने? पार्टी को क्यों छोड़ा उन्होंने? पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए अभी अगर आप बीरेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, हरियाणा में उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने वो ज्वाइन किया पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी अब डूब रही है, देखना है कि किस तरह से डूबती है, उसका आनंद लेना है, देख लीजिए। तो ऐसे तमाम बयान मिलेंगे। देखिए जब कोई पार्टी छोड़ता है, पार्टी छोड़ने वाले के लाइन को लेकर जो है कि बैठे रहना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन तथ्यों के तौर पर
जो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस ने कब सनातन का अपमान किया? मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी है उसका कोई भारतीय इतिहास में कोई उसकी सानी नहीं है उसकी। अरे आधे अधूरे मंदिर में जा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, कांग्रेस ने चेताया, उसके बाद हिंदू धर्माचार्यों ने चेताया, नहीं माने तो कर लीजिए पूजा आप। कांग्रेस कब जो है कि सनातन के विरोध में रही है? कांग्रेस कब राष्ट्रवाद के विरोध में है? राष्ट्रवाद की लड़ाई कर रही थी। आप सोच के देखिए कि आज अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर तमाम जो है कि आंकड़े निकल रहे हैं, बीप को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भाई आस्था को तो इससे बड़ा झटका इससे पहले कब लगा होगा? तो हमें लग रहा है कि सनातन को बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी से पहुंची है। हम अगर बनारस में आप देखिए काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्राचीन मंदिरों को किस तरह से तोड़ा गया था और उसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जो है कि चले जाइए जोशी मठ में किस तरह से वो प्रबल विरोध कर रहे हैं। तो इन सवालों के घेरे में अगर कोई घिरी है तो वो भारतीय जनता पार्टी घिरी है। कौशल जी इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर सौरभ जी आपके पास आते हो, विनोद सर आपके पास भी, राकेश सर माफी चाहूंगा। बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है कि जो आज मोदी जी की सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उसका सिर्फ एक रीजन है, अगर एक लाइन में कहूं, गरीब को राशन, राम को आसन, देश को सुशासन और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। यही चीजें हैं जिसकी वजह से ये चल रही है और यही सारी चीजें कांग्रेस में मिस करती है जिसकी वजह से कांग्रेस टूट रही है। राहुल लाल जी ने कांग्रेस को बिल्कुल सनातन धर्म का पुजारी बता दिया, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन से चश्मे से ये देख रहे हैं राहुल जी, मुझे नहीं समझ में आता। सोमनाथ के उद्घाटन में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, और सोमनाथ के मंदिर के जाने के बाद, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 1988 या 89 में सोमनाथ मंदिर कंप्लीट हुआ। तो जो आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को उद्घाटन करना, प्लीज राहुल जी प्लीज राहुल जी राम मंदिर को अगर आप बनवाते मत कीजिए, गोल पोस्ट मत कीजिए। राम मंदिर को अगर आप बनवाते अध्यादेश लाके तो मान लेते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, श्रेय लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, देश की जनता जान रही है। राम मंदिर के कार्ड का आपका फेल हो चुका है। राम मंदिर का कार्ड, ये देश विकास के अग्रसर होना चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है। वर्तमान में 2047 वाला विकास नहीं चाहिए। अगले 25 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, इस प्रकार के विकास नहीं चाहिए जनता को। आज बताइए कि आप रोजगार कब दे रहे हैं, महंगाई कब घटेगी? ये आपके नाम पे जो है कि पूरे 10 वर्षों की सबसे बड़ी विफलता आपने रखी है। लड़कियां छेड़ते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं वो चप्पल चुराते हैं। अरे छोड़ दीजिए, लड़कियां छेड़ते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को सोचिए, कैसरगंज के टिकट का निर्णय अगर आप महिला सुरक्षा को लेकर थोड़ा भी गंभीर होते हैं तो उनके टिकट को काटने की घोषणा कर देते। कौशल जी जरा रुकिएगा, राहुल लाल जी जरा रुकिएगा एक सेकंड। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि कांग्रेस को सनातन का समर्थन करना है या कांग्रेस का विरोध करना है, इसी को लेकर कंफ्यूजन है। सौरभ दुबे, ताला खुलवाया, ये बात राहुल लाल जी भी बार बार दोहराते हैं, हर डिबेट में इसकी चर्चा होती है कि कैसे सनातन का अपमान कर दिया, लेकिन सनातन के अपमान के भी अलग अलग तरीके की फहरिस्त मौजूद है कांग्रेस के अंदर। लेकिन नेता जब छोड़ते हैं तो यही 3 से 4 बातें कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास, अपने अंदर ही नहीं पता कि लाइन और लेंथ होनी क्या चाहिए पॉलिटिक्स की। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जननी रही है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सोमनाथ मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोमनाथ मंदिर का जब नवीनीकरण करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम देश के राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला कि नवीनीकरण कराना है और इस पे खर्चा ऐसे ऐसे आएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पता है क्या बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला सरकारी खर्च से 1 रुपए नहीं दिया जाएगा और अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला तुष्टीकरण था, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते उन्होंने 1 रुपए का फंड नहीं दिया था सोमनाथ मंदिर में। अब आप आ जाइए, अभी ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में मंदिरों को तोड़ दिया। अरे भैया, वहां का नवीनीकरण कराया गया है। आज वहां पर जो दर्शन होते हैं भगवान शिव के, वो इतनी सुलभ तरीके से होते हैं, वो जनता ने उसको सराहा है और जनता दूर दूर से जाती है। और देखिए, सनातन की बात हो रही है, जो हर प्रवक्ता कांग्रेस छोड़ रहा है या हर नेता कांग्रेस छोड़ रहा है, और एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण अस्वीकार किया, उसके बाद लाखों लोगों की लाइन लग गई है। मध्य प्रदेश में एक साथ 10,000 20,000 लोगों ने अभी छोड़ी थी पार्टी कांग्रेस के, और अब बड़े बड़े प्रवक्ता आपके छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, सनातन का अपमान तो आप कर ही रहे हैं लगातार, आप भी कर रहे हैं, आपके गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आपने कांड किया वो ये था कि भगवान श्री राम का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। किसी भी समाज में, हिंदू समाज के अंदर, चाहे वह जाट समाज हो, चाहे वह राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, आज की डेट में, आज वर्तमान स्थिति आपकी है कि हर समाज आपसे नाराज है। तो जो नेता, सुन लीजिए,
लीजिए, राहुल जी अभी बीच में नहीं बोला, सुनिए आ रहे हैं आप, एक बात सुन राहुल लाल जी बात लीजिए, पूरी सुन होने लीजिए, दीजिए। सुन हाँ, लीजिए, बोलिए। उसमें भाई इतना ज्यादा है तो चले जाइए ना, प्रवक्ता बन के बैठ जाइए, कांग्रेस खाली तो हो रही है। नहीं, आने अब वाले आप दिनों लोगों में के लिए तो planning तो नहीं है, सब राहुल सीट खाली लाल कर रहे हैं ना वो, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे कुर्सी खाली है, आप चले सारे जाइए, बैठ प्रवक्ता- जाइए, सारे कुर्सी खाली प्रवक्ता करके। नहीं, सारे लेकिन जो प्रवक्ता आपके कर रहे हैं, प्रवक्ता, सही चीज है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, मानते हैं कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, चलिए राहुल जी एक बात, एक जवाब दीजिए मुझे, मेरा भाई मेरे को एक जवाब दीजिए, बताइए आप राम मंदिर का अगर आपको निमंत्रण भेजा जाए तो आप स्वीकार करेंगे या स्वीकार करेंगे, बताइए। अगर बीजेपी का कार्यक्रम हो तो नहीं स्वीकार बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, अब मैं बताता हूँ आपको, वो कार्यक्रम पूरा जो है विश्व हिंदू परिषद का था, बीजेपी का वहां पर जितने खर्चे थे वो विश्व हिंदू भगवान राम परिषद केवल ने किया। 22 जनवरी के दिन क्योंकि रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद जो है भगवान राम की लड़ाई को शुरू से लड़ा, आप फिर घुमा रहे हैं, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आधा अधूरे मंदिर में मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे ना, यही कारण है, यही देखिए जनता इसीलिए ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। आप हिंदू धर्म आप किस हिसाब से आधा अधूरा मंदिर बता रहे हैं? मैं शंकराचार्य का गई थी, भारत 24 की चीज गई जो थी, निर्णय देता है मैं वहां पर गया था, मैं। मुझे तो पूरा मंदिर दिखाई दिया, आपको जाकी दिखेगा रही ही। भावना आपको जैसी तो दिखेगा ही। प्रभु मुहूर्त पूरा तिलक मंदिर की बनने वाला वैसी। दिसंबर आपको 2025 भगवान में। राम अधूरा आपको दिखाई दे अभी रहे हैं, मंदिर आपको अधूरा अभी दिखाई दे रहा अरे है, चुनावी लाखों पॉलिटिक्स करोड़ों में लोगों को आधा भगवान अधूरा राम प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण करा दिखाई दे रहे थे, उनका बाल स्वरूप ठीक है राहुल लाल जी, सौरभ जी दिखाई दे रहा सुनिए, था। राहुल लाल जी सुनिएगा, लेकिन सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है ना, सनातन पर बहस कर सकते हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहा है। जो पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, वो बहुत सारे, वो तो आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये गठबंधन क्यों बना, इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, विरोधाभास क्यों है, अलग अलग मुद्दों पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको डिकोड करना जरूरी है। सुनिए, रुकिएगा सर, राकेश शुक्ला जी के पास एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड प्लीज। और आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरीके से नेताओं का आना जाना आम बात है। गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, बताएं जरा मुझे जब गए कौन सा चुनाव था, संजय सिंह बताएं, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, इसके साथ रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह, ये बताइए जरा मुझे, परनीत कौर जब गई, ये टॉम वड़क्कन आपके गए, सुष्मिता देव आपकी चली गई, प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे जरा बताइए ना तब कौन कौन से चुनाव थे, बहुत लंबी फहरिस्त है सर। लेकिन राकेश शुक्ला जी से मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए सर, वो भी हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह भी कहा जा रहा है कि देश के नाम पर बने गठबंधन में देश विरोधी तत्वों को जोड़ लिया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट न सिर्फ सनातन विरोधी होने का, बल्कि क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हो रही है, आम आदमी पार्टी इनके गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूरी या दिक्कत है पार्टी के कुछ नेताओं के बीच कि वो कांग्रेस के साथ अब कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते और इसीलिए पार्टी को कह रहे हैं गुड बाय। देखिए, जिस समय पर कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह है कि कांग्रेस यदि अकेले लड़ती तो मुझे लगता है भारत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता और इस तरीके की भगदड़ का सामना नहीं करना। कांग्रेस 3 तरह की समस्याओं से पूर्णिमा जी जूझ रही। पहला, कमजोर नेतृत्व, दूसरा आला कमान की स्पर्धा और तीसरा मानसिक रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेता मान चुके हैं कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। आप हमें ऐसे कोई राज्य बताइए जहां कांग्रेस लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिख रही। बहुत सारे जगहों पर उसके पास कांग्रेस के पास संकट ये है कि उसे क्षेत्रीय दलों की तरफ से दी गई सीटों पे लड़ना पड़ रहा है जहां उसका आधार नहीं है। ऐसी स्थितियों में जो कार्यकर्ता 5 वर्ष पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता चुनाव के टाइम पे कहाँ जाए? तो जब आपकी विकलांगता आ जाती है पार्टी के अंदर तो कार्यकर्ता भगता है, और कार्यकर्ता वो भी होता है जो पीढ़ियों से इस कांग्रेस पार्टी को सींचा है। चाहे वो चुनाव के टाइम पे भगदड़ की बात की जा रही है, क्या प्रेमा खांडू जब पूरे सरकार को लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब क्या कोई चुनाव था? ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव के बाद 2020 में एक बड़ा विधायकों का चंक लेके कांग्रेस में आए, तो क्या उस समय पर कोई चुनाव था? नहीं था। इसी तरह से तमाम ऐसे नेता हैं, आप भी जानते हैं, अभी आपने बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया। मेरा सीधे सीधे मानना ये है
कि कांग्रेस जब तक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करेगी उसके नेता उसके पास से भागते रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण, मूल कारण ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व अक्षम हो चुका है। आला कमान की प्रतिस्पर्धा चल रही है और आला कमान की प्रतिस्पर्धा के चलते ही जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पार्टी के अंदर ही, परिवार के अंदर कोशिश ये हो रही है कि वो मुख्यमंत्री उनके शरणागत हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात राकेश जी आप कह रहे हैं कि आला कमान में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रतिस्पर्धा का कारण, हाँ, आला कमान में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। चंद्रमोहन जी, अब आला कमान कौन है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, या उन तीनों में नंबर 1 कैसे बने, इसकी होड़ है। कार्यकर्ता तो सर ठगा सा महसूस करेगा ही ना। संजय निरुपम के स्टेटमेंट्स आप सुन लीजिए, गौरव वल्लभ के स्टेटमेंट्स आप सुन लीजिए, खुद अब रोहन गुप्ता कितने आपके स्ट्रॉन्ग प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते थे, अब वो बाहर निकलकर यही कह रहे हैं कि जो गठबंधन बना लिया वो देश विरोधी ताकतें हैं। फिर आप कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं आपके मन में देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्रवाद आपके मन में है, सनातन के प्रति आपके मन में प्रेम है? ये तो अंदर खाने की बातें हैं ना सर, जो अब बाहर खुलकर सामने आ रही हैं। निराश हो गए आपके नेता, छोड़ गए पार्टी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, तो मुझे सबका जवाब देना, मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। कोशिश करूंगी सर। जनता इसको समझे कि अगर अब मैं बोलूं, अगर बीच में मुझे इंटरप्ट करा जाता है तो इसका मतलब ये डिबेट साथ में प्रमाणित नहीं है, ये सेटल्ड है। अब मैं शुरू करता हूँ, पहले अपने मित्र की बात से शुरू करता हूँ कि मानसिकता किसकी खराब है। मानसिकता किसकी खराब और कमी किसकी है? एक उस पार्टी की जो अपने आप को कहती है कि हम 400 से पार जीतेंगे, जो ये कहती है कि हमारे पास नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, और वो कितनी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है? 48 से ज्यादा पार्टियों के पास। और उसके नेतृत्व की, उस पार्टी के लोगों को बाहर के उन नेताओं की जरूरत है जिनको वो करप्ट भी मानते हैं और करप्ट मान के अपने साथ ईमानदार मान लेते हैं। तो ये मानसिकता कांग्रेस की कमजोर नहीं है, ये भाजपा की और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कमजोर है। अब दूसरी बात पे आती है कि एक विषय और आया था, गरीब गुरबा की बात करी थी, बिल्कुल गरीब गुरबा की बात हुई थी, एक सनातन की बात हुई। ऐसा सनातनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान को जो सनातनी रहे और उसमें महिला का अपमान हो, महिला को लंग अवस्था में घुमाया जाए, और सनातनी आप जैसे बैठ के चुप रहे। भगवान राम सनातनी थे ना, और माता सीता को लेके गए थे, चढ़ाई करी थी। देखिए, सनातन को गलत विषय से मत जोड़िए चंद्रमोहन जी। गलत मत जोड़िए ना, ये तो आप अपमान कर रहे हैं सनातन का। कि कौन सा सनातन धर्म है बताइए आप? महिला को जिस प्रकार से आप आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं चैनल पे। नहीं शर्मा जी, आप आपत्तिजनक बयान मत दीजिए। आपकी जो बातें हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन आप सनातन को ये मत बोलिए कि सनातन कहता है महिला को। ये सनातन धर्म कहता है क्या? ये सनातन धर्म कहता है क्या शर्मा जी? आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप ऐसी बात फिर से चैनल पे कर रहे हैं। लगातार आपके मंत्री कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, प्रवक्ता कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो आप सनातन का अपमान ही तो कर रहे हैं अभी। बताइए, आप सनातनी हैं, मैं सनातनी हूँ, हमारे सनातन में लिखा है क्या कि महिला को जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं मैं तो शब्द बोल भी नहीं सकता? तो हम ही लोग महिला, आप सनातन का अपमान करते हैं, उसके बाद कहते हैं लंबा लंबा भाषण देते हैं। आप ये मत करिए, सनातन की तुलना किसी से मत करिए। सनातन में कोई गलत चीज नहीं लिखी है, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म जो अटूट है, जिसके अंदर जो है जब से हम पैदा नहीं हुए उसके हजारों वर्षों से वो धर्म चला रहा है, और ये हजारों वर्षों तक रहेगा। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, और इसी अच्छाई के कारण आपके बड़े बड़े नेता पार्टी के अंदर। चंद्रमोहन जी, ऐसी कोई बात, चंद्रमोहन जी मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए सर, बिल्कुल भी सुनूंगा मैं। चंद्रमोहन जी, इतना एरोगेंसी की जरूरत नहीं है सर, मेरी बात सुनिए। ऐसी कोई बात आप मत करिए जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो, और फिर आपको इस बात का क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि आप सनातन विरोधी नहीं हैं और आप सनातन विरोधी बातें नहीं करते, या आप सनातन को लेकर अज्ञानी हैं। ऐसी कोई बात मत करिए सर, फिर आपका हाल सुप्रिया श्रीनेत जैसा हो जाएगा। फिर आपको ये वो तो उन्होंने तो कह दिया मेरा अकाउंट हैक हो गया, वो हिंदू विरोधी, उन्होंने कह दिया मेरा अकाउंट हैक हो गया। आप तो लाइव डिबेट पर हैं सर, मत करिए ना, मत करिए। चंद्रमोहन जी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। तो कमजोर व्यक्ति आता है ना बीच में इंटरप्ट करने के लिए। मैंने तो बड़े आराम से मेरे नेता के बारे में बोला गया, मेरी पार्टी के बारे में बोला गया, मैंने सुना,
मैंने बीच में सवाल पर interrupt तो बात नहीं करा। करेंगे। जब मैंने इंटरप्ट नहीं करा तो मेरे सर, को बीच में सवाल के interrupt क्यों जवाब किया पर गया? बात करेंगे। मुझे इंटरप्ट क्यों किया गया? सवाल फिर के आप किस जवाब बात पर की बात डिबेट कर करेंगे रही हैं? चंद्रमोहन जी, आप वरना डिबेट राहुल किस लाल जी बात भी की जवाब कर दे रही हैं? सकते हैं। वैसे इस सवाल का कोई दिक्कत नहीं है नहीं, इसमें। आप इंटरप्ट आपको रोकना चाहिए था जब आप सुनिए जब चंद्रमोहन जी प्लीज अपनी बात का जवाब रखिए सर, प्लीज अपनी बात करिए। देखिए, बिल्कुल मैंने वही आपसे कह रहा हूँ कि जब आप बात कर रहे हैं तो सुनिए। आप अगर मेरे नेता के बारे में कहा नहीं, गया, कुछ मेरी आप पार्टी के बारे सनातन में विरोधी कहा बात गया, करेंगे तो थोड़ी ना मैंने सुनेंगे सर बिल्कुल यहाँ नहीं पर बोला। बैठकर सब। सनातन किसी की बबोती नहीं है। अरे तो आपकी भी मैं नहीं है ना हिंदू सर, हूं, अपमान ना करने आपकी की है, ना बपौती भाजपा आपकी की है। नहीं है ना और कि जब भाजपा आपका में मन रहने करेगा वाले तो आप बहरूपिया अपमान वो करेंगे, सनातन आपका नहीं मन है। करेगा आपके ना साथी वो अपमान हिंदू है। करेंगे। और आप सनातन उनको आपकी कवर मत बपौती भी करिए। नहीं है ना, आपका मत काम करिए कवर फिर। करने का नहीं है। आप सनातन आप का उसे अपमान कवर मत करिए करिए। फिर। अगर हिंदू सनातन होना के बारे ये में कोई आपको जरूरी ज्ञान कि नहीं जो है, किसी पार्टी में सनातन वो को हिंदू लेकर नहीं आप है। अज्ञानी हैं, तो इट्स बेटर टू नॉट से 40 एनीथिंग। करोड़ फिर के मत बोलिए अंदर उसके बारे में। बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत से मजहब रहते हैं। सर और जो सुनिए, लोग 22% पार्टी वोट कांग्रेस को सुनिए देते मेरी हैं, जो बात और वोटों को देते हैं, चंद्रमोहन जी, वो भी हिंदू और आपकी भाजपा के लोग पार्टी नहीं के हैं। नेता तो आप ये पार्टी स्पॉट मत छोड़ करा रहे करो। हैं। फिर अगर आपने सेटल आपकी डिबेट करवानी है पार्टी तो के फिर मत नेता बुलाया करो दूसरे नेताओं को। आपकी फिर पार्टी बुलाते छोड़ क्यों हैं रहे आप? हैं। 2024 का चुनाव सामने है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आलाकमान में ही अपने में प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या, उन्हें में कंफ्यूजन है क्या, कार्यकर्ताओं नेताओं को निराश क्यों कर रहे हैं? नुकसान आप ही को होगा ना सर। अगर जो अपने घर का सखा ना हो दूसरों के घर चला जाए, ऐसे बहरूपिये भाजपा को मुबारक। अच्छा, और ऐसे रूपों के ऊपर भाजपा अगर उन्हें लेती है और ऐसे ऐसे उनके नेता खड़े होकर देते हैं तो वो भाजपा को देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहे और 10 साल सत्ता में रहने के बाद 400 पार का नारा लगाए और 48 गठबंधन के साथ लड़े और देश के प्रधानमंत्री को यही पता ना चले मुझे कैंडिडेट लड़वाना कहां से है और उनके खुद की पार्टी के लोग नेता छोड़ के जाने लग जाए पार्टियों के अंदर, तो फिर घबराहट भाजपा में, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को आज अपनी जमीन को पहचानने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके देश के जनमानस से करी और 5 गारंटियां देश को दी। जो देश को 5 गारंटियों की आज जरूरत है। इस अन्याय के खिलाफ जो अन्याय भाजपा निरंतर करती आ रही है और छुप जाती है हिंदू कोड के पीछे, सनातन कोड के ऊपर। तो पॉलिटिकल आदमी का धर्म क्या है? उसका धर्म है समाज की सेवा करना, गरीब के प्रति प्रश्नों के उठने में जवाब देना या उस पर पूछना, या महिला पे होने वाले अत्याचार का जवाब देना, या देश की अर्थव्यवस्था का, या घंटी हिलाने के लिए मंदिर में जाने का काम। तो ये बात राहुल गांधी जी को आप समझा देते हैं। आपके यहाँ तो उल्टा है, सनातन को गाली देना, हिंदुओं मत को बजाइए गाली ताली, देना। थोड़ी सी ताली मत बजाइए आप प्लीज। आप डिबेट की तरह जवाब दीजिए, ताली मत बजाया करिए बीच में। नहीं, ताली नहीं बजा रहा, आपकी ना कोई तो ऐसी आपका बात काम ताली नहीं बजाने का ना मेरा है। हम दोनों एक दूसरे की बात का जवाब ठीक दे है, सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, लेकिन फिर मेरे सवाल को आप गप कर गए सर। जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूंगी सर। बाकी मेहमान भी है ना, क्योंकि समय की सीमा रहती है। कौशल जी ये अब जब मैंने गठबंधन को लेकर सवाल पूछा कि गठबंधन की ऐसी मजबूरी, खुद रोहन गुप्ता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस की आन पड़ी है कि केजरीवाल, जिन पर खुद कांग्रेस ने खालिस्तानियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे, उन्हीं को बैठकर डिफेंड करना पड़ रहा है। और सिर्फ आज से नहीं सर, लगातार जितने दिन अरविंद केजरीवाल और शराब नीति घोटाले को लेकर चर्चा की, उनको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस बैठ रही है, उनके साथ गठबंधन कर चुकी है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। वही रोहन गुप्ता का सवाल मैं आपके सामने रख देती हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस की? समझ नहीं आ रहा कि कैसे लड़ें, या फिर जो साथ आ रहा है बस उसको जोड़ते चलें, शायद जीत जाए इससे। पूर्णिमा जी, सत्ता का लालच यही एक मजबूरी है। परिवारवाद को पोषित करना है, अपने परिवार को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है, देशद्रोहियों को बचाना है। और सब फैक्चुअल में बोलता जाऊंगा। आप इनके अपने नेता ने कहा, रोहन जी अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए, उन्होंने कहा कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले आम आदमी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में आए, जबकि वहीं पंजाब में दोनों कांग्रेस लीडर और आम आदमी पार्टी एक दूसरे विरोध कर रही हैं। यही हाल आप वेस्ट बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के अगेंस्ट वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो रोज धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं ममता जी ने वहां पे लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है। तीसरी चीज आप देखिए, केरला में चले जाइए, जहां पर राहुल बाबा अमेठी छोड़ करके भाग गए हैं। वायनाड में क्यों गए हैं, हमें आपको सबको पता है, इसलिए गए हैं क्योंकि वहां का वोट परसेंट माइनॉरिटी का करीब 51%। ये तो अपना चुनाव है ना सर, कि कहां से चुनाव लड़ना है। अगर कल को प्रधानमंत्री जी बनारस छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ते हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि बनारस छोड़कर चले गए।
ये तो अपना पूर्णिमा जी, चुनाव है ना कि चुनाव कहां से लड़ रहे पूर्णिमा हैं? जी हारने के बाद गए ना, समस्या ये है जब अमेठी में बुरी तरह से हारे इसलिए गए और उसके बाद दोबारा वो अमेठी में नहीं आ रहे हैं, भाग गए। अब वायनाड से लड़ने का रीजन क्यों? क्योंकि वहां पर 52% करने के मास्टर कर देते हैं कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। पिछले 5 साल में ये संविधान संशोधन कर देते हैं। इसके बाद आती हूँ, इसके बाद मैंने एक उदाहरण दिया राहुल लाल जी, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। और नियति की बात की, कौशल जी बात जहां तक रही नेता की बात, मोदी जी के जैसा नेता विपक्ष के पास नहीं, और जो नेता इनके हैं उनमें अगर हम खड़गे की बात करें तो खड़गे का अपना स्टेटमेंट है, जो आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कि अगर मोदी की सरकार आएगी तो सरकार सनातन की सरकार बन जाएगी, इसलिए नहीं आनी चाहिए। ये खड़गे का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी अपने आप को और इस तरह के झूठे बयान जारी करते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, अभी तो आपने कहा कि कांग्रेस के लोगों को किसे किसे बचाना पड़ता है, जरा आप भी तो बता दीजिए कि आप लोगों को किसका किसका बचाव करना पड़ता है। आदित्य पवार का बचाव करना पड़ता है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री हमला करते हैं, जिसके बारे में आपके देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं चक्की पिसी उनका बचाव आपको क्यों करना पड़ रहा है? आपको क्यों जो है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बचाव करना पड़ रहा है, जिनके बारे में आप लोगों ने पूरी गैंग के साथ शामिल हो जाना, पुस्तिका तैयार कर ली के थी। साथ खड़े हो आपको जाना, क्यों तमाम जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उन लोगों का बचाव करना पड़ रहा है? समर्थन लेकर के वायनाड में इलेक्शन लड़ना लेफ्ट वालों का, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, जो देश विरोधी, लेफ्ट के साथ तो लड़ाई चल रही है, लेफ्ट के साथ वहां तो लड़ाई चल रही है। अब बताइए केरल की राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है क्या कौशल जी? अरे वहां तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में ही घमासान है। परिवार को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने की कोशिश करना, अदरवाइज ये देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इंडी गठबंधन के मिलने वाले सारे भ्रष्टाचारी जो भी स्टेज पे खड़े होते हैं, या तो वो सजा हो रही है, लालू यादव जब डिबेट होता था तब आप लोग कहते थे कि इंडिया बिखर गया, इंडिया बिखर गया, गठबंधन नहीं हो पाएगा, सीटों के लिए खिंचातानी होगी। लेकिन जब इस ये प्रकार की पता कोई चलता घटना है नहीं घटी तो आपकी फिर अब आप लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया के सामने में टीम इंडिया के अलावा आप जिस तरीके से पीएफआई द्वारा समर्थित राजनीतिक दल के साथ केरला में समर्थन लेते हैं, पंजाब में आतंकी समर्थित सरकार के साथ समर्थन लेते हैं, दिल्ली में उसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे होते कांग्रेस ने लगाया था सर, राहुल लाल जी कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने लगाया था, कांग्रेस ने लगाया, नारी की बात करते हैं, कांग्रेस ने पहले लगाया था, शक्ति का विरोध करते हैं, संदेश खाली के ऊपर चुप हो जाते हैं, तो इस तरह ठीक है कौशल जी, राहुल लाल जी प्लीज, और राहुल लाल ठीक है सर, रोकूंगी सर कौशल जी, और बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब इनके पास जवाब नहीं है, आप ये बताइए ना, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहने के बाद एक कांग्रेसी नेता का स्टेटमेंट आया? आज तक नहीं आया। लेकिन ये भी नहीं कहा, एक सेकंड ना राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी आप ही मेरी कुर्सी संभाल लीजिए ना फिर। ये राम विरोध कौशल जी ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात, खुलकर निंदा नहीं की तो खुलकर समर्थन भी नहीं दिया, एक सवाल, खुलकर निंदा नहीं की, अगर उदयनिधि स्टालिन के बयान की तो खुलकर समर्थन भी नहीं किया। कौशल जी जल्दी से 30 सेकंड में पूरा कीजिएगा, 30 सेकंड में सर। हाँ, अयोध्या के प्रोग्राम को प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता था वहां पे? प्रधानमंत्री थे इसलिए थे, मुख्यमंत्री थे इसलिए थे। आप तीसरे आदमी का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर था, यहाँ पर बैठ करके झूठे नैरेटिव। राहुल लाल जी इसी में उलझे रह जाइए, आपके किसका कार्यक्रम था? प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां पर आप ध्यान मत दीजिएगा किसका कार्यक्रम था, किसका कार्यक्रम था, इसी की डफली बजाते रहिए आप, यही डफली बजाते रहिए कि किसका कार्यक्रम था। प्लीज सर, राहुल लाल जी प्लीज उसी एक चीज के इर्द गिर्द मत घूमिए ना, कुछ नया बताइए ना सर, नया बताइए, कुछ नया बताइए। ठीक है सर, प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट, उसको लेकर क्लैरिटी हो चुकी है सर, पानी बहुत आगे बह चुका है राहुल लाल जी। उसके बाद प्लीज सर, प्लीज सौरभ जी अब इसके बाद सवाल ये भी है, मान के चलिए मैं तमाम नेताओं का नाम ले रही हूं, मैं रोहन गुप्ता का नाम ले रही हूं, गौरव वल्लभ का मैं नाम ले रही हूं, बार बार ये कहते रहे कि एंटी सनातन कंट्रोवर्सी पैदा हुई और इसके साथ राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए, ये एक मुद्दा है। लेकिन इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस नया लेफ्ट बनती जा रही है, और क्या ये आत्ममंथन का समय नहीं है कांग्रेस के लिए कि आखिर क्यों ये पलायन कांग्रेस से होता जा रहा है, और वाकई में कांग्रेस को क्या इसकी परवाह है कि इसको रोकना है हमको, या सिर्फ जैसा कि सर ने कहा कि बहरूपीय है, चले गए तो बहुत बढ़िया है।
देखिए, झूठ का झाड़ जो है ना, वो सच के पहाड़ के नीचे जो है वो आता आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता अब स्वयं वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, यही कांग्रेस के लोग हैं, प्रवक्ता थे, जो एक समय मोदी जी के खिलाफ जो है उलुल जुलुल बोलते थे, लेकिन सत्य का ज्ञान हुआ उनको और अपने झूठ का जो है उनको समझ में आया कि नहीं, हम गलत हैं, हम लगातार झूठ बोल रहे थे। तो आज वो सच्चाई के सामने स्वयं आकर के कह रहे हैं, वो किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे लगातार। और एक नेता, दो नेता नहीं, एक लंबी झड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर लेफ्ट जो है, जैसे विक्रम के ऊपर बेताल सवार हो जाता था ना, तो विक्रम की बुद्धि हर लेता था। विक्रम इतना बुद्धिमान आदमी था, लेकिन उसके ऊपर बेताल सवार था। तो श्री राहुल गांधी, श्री सोनिया गांधी, श्री प्रियंका गांधी, इनके ऊपर वही बेताल रूपी लेफ्ट सवार है, जिसके कारण ये लगातार जो है वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। भाई, साउथ वाले ही तो कह रहे थे ना सनातन डेंगू है, ये साउथ से ही तो आवाज आई थी कि हिंदुओं के प्रति आप दुष्प्रचार कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार तो आपके चलो डीएनए में था, आप भ्रष्टाचार करते थे, इसलिए आप जो भ्रष्ट पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन, आज भी आप केजरीवाल जी को सुनिए। अरे सुन लो यार मेरे भाई, पूरा बोल रहे थे ना अभी। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। आपने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ट्वीट किया, सुप्रिया सिन्हा जी ने किया, अजय माकन जी ने किया। आप अजय माकन को गाली देंगे या अजय माकन सही थे? अजय माकन सही थे या फिर आप सही है? बता दीजिए। जिस प्रकार से आप केजरीवाल को पानी पी पी करके गाली दे रहे थे कि शराब घोटाला किया है, आरोपी है, इनको जेल में डालिए, और आज आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ खड़े। मतलब आप जो है भ्रष्टाचार के साथ भी खड़े होंगे और भ्रष्टाचारियों का साथ भी नहीं चलेगा। दो तरफा बातें नहीं चलेगी। जनता को गुमराह मत करिए, जनता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक देश के चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता आपसे पूछेगी कि जिस अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम सबसे पहले रखा था, सोनिया गांधी को भ्रष्ट नेता बताया था, उसी केजरीवाल के साथ आज आप गठबंधन करने वहां पर है। अतीत नहीं है, अतीत नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा, वो अतीत हो गया, आज अतीत हो गया। क्या बात करते हैं आप? अधूरा ज्ञान दे रहे हैं भाई। अब सुन लीजिए, यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं कर पाई गठबंधन? अब देखिए, ये नहीं, क्यों नहीं कर पाई ये बताइए। दिल्ली में कर लिया, पंजाब में नहीं करेंगे, कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? अगर यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता पंजाब के भीतर, तो फिर विपक्ष में वहां पे भारतीय जनता पार्टी और वहां पे अकाली दल को प्रवेश करने का मौका मिलता। आज सत्ता पक्ष बंगाल में क्यों नहीं कर पाए गठबंधन? यही रणनीति बंगाल में क्यों नहीं कर पाए? बंगाल में क्यों नहीं कर पाए? यही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी क्यों नहीं कर पाए ममता बनर्जी के साथ? अच्छा, ये बता दीजिए, अगर वहां पे सीधे सीधे आमने सामने का मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में क्यों सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद भी वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं पहुंची? महाराष्ट्र के दौरान क्यों निकल गई? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या नहीं है, जितना शानदार सीटों का शेयरिंग हुआ है वहां पे, और उद्धव ठाकरे का जो तमाम अपमान किया गया था उसको महाविकास आघाड़ी। नीतीश कुमार क्यों छोड़ के गए? नीतीश कुमार तो आपके गठबंधन के को देख लीजिए। नहीं, पप्पू यादव का क्या कर लिया? पप्पू यादव का क्या कर लिया, ये बताइए जरा। क्या कर लिया पप्पू यादव का? नहीं कर पाए ना सर, ये बहुत सारे पॉइंटर्स है ना। नहीं मिल पाया कांग्रेस को, नहीं लड़ रहे। फिर आप इसमें सेलेक्टिव हो जाते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं जब फैक्ट्स पर बात होती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा पंजाब में ये रणनीति है, पश्चिम बंगाल में ये रणनीति है, पप्पू यादव के लिए ये नहीं कर पाए। अरे कोई तो स्टैंड लेती कांग्रेस उनके लिए, कोई स्टैंड तो लेती उनके लिए। किसके लिए? बेचारे कह रहे थे कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या कर लिया पप्पू यादव के लिए कांग्रेस ने, जरा बताइए। ये बताइए, जब गठबंधन होते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती फिर तो पप्पू यादव तो नहीं गए बीजेपी ज्वाइन करने? नहीं गए, तो नहीं गए ना पप्पू यादव बीजेपी ज्वाइन करने। क्यों कांग्रेस के लीडर्स चले जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? क्यों चले जाते हैं कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? सर, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा इस चुनाव के बाद। ठीक है, अभी ऐसा ठीक है, इस चुनाव के बाद राकेश जी, ठीक है पार्टी बचेगी, आपकी पार्टी भी बचेगी। सौरभ जी, टीम इंडिया की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, आप लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। चंद्रमोहन जी को भी उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है और चुनाव इसी तरीके का होना चाहिए। क्लीन स्वीप वाला मोमेंट नहीं दिखना चाहिए कि बीजेपी पूरा एक साथ लेकर 400 पार की बात करते हो, असल में कर जाए तो मजा नहीं आएगा ना सर। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं बार बार ये कहती हूँ। राकेश जी, ठीक है, चलिए सर, ठीक है सर, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा ना, हम और आप तब डिबेट कर रहे होंगे, फिर आप बताइएगा कि यहाँ कमी रह गई, वहां कमी रह गई। राकेश शुक्ला जी, आपके पास आते हुए और वही सवाल जो मैंने सौरभ जी से पूछा था
उसको दोहरा देती हूं, उसका जवाब नहीं मिल पाया। मैं यही कह रही हूं कि वाकई में कांग्रेस को इस बात की परवाह आपको नजर आती है कि इनके तमाम लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे नेता। 2014 से इस सिलसिला 24 तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस रोक नहीं पा रही, या फिर मोदी इमेज से इतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील कर रहा है कांग्रेस के नेता कि चलिए मोदी का साथ ले लेते हैं? जब कांग्रेस के नेता छोड़ के जाने वाले होते हैं तो इसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं के पास होती है, लेकिन मुझे एक नाम बताइए कि किसी भी एक नेता को रोकने का प्रयास किया गया। जो भी नेता छोड़ता है वो यही लगाता है आरोप कि कांग्रेस में हमारी उपेक्षा हो रही है। हेमंत बिश्व शर्मा से लेके और रोहन गुप्ता तक सारे व्यक्ति का एक ही आरोप है कि कांग्रेस में हमारी उपेक्षा हो रही है। सबसे मूल विषय ये है, मैं फिर से दोहराऊंगा, कि जब नेतृत्व बेहतर नहीं होगा और तब तक किसी भी राजनीतिक दल को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी आप गठबंधन की बात कर रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूर है कि वो उन सीटों पे समझौता कर रही है जिन सीटों पे उसका कोई आधार नहीं है, और कांग्रेस उन सीटों को गठबंधन दलों को दे रही है जिसमें उसका आधार है। मैं दो का उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दिया गया है और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत है 0.8% और कांग्रेस का वोट परसेंट है 28%। वो खजुराहो सीट दे दिया किसको? समाजवादी पार्टी को। भरभूत सीट, एक विधानसभा सीट जीती है आम आदमी पार्टी और उसको दे दिया कांग्रेस ने। भरभूत सीट किसको? आम आदमी पार्टी को, जहां उसका वोट परसेंटेज है 28 से 29%। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें दी है कांग्रेस को, उसमें एक सीट का उदाहरण मैं देता हूं। बांसगांव सीट गोरखपुर के पास है, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कुल 6000 वोट मिले थे। वो सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। ये बताइए इन जगहों पर किस तरह राहुल लाल जी, राकेश, नहीं एक मिनट राहुल लाल जी, राकेश जी ने किसी के भी समय पे इंटरप्ट नहीं किया है और वो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, इसीलिए सुनने दीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। जैसे पंजाब की बात की जा रही है, क्यों नहीं हुआ? पंजाब में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी किया है। और मैं तो दोनों तरह को कहता हूँ कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दल के साथ गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया है वो घाती कदम है। दिल्ली की 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी। 2019 का रिकॉर्ड उठ के देखिए, और उसको सीटें कितनी मिली है? उसको कुल मिला के 2 या 3 सीटें मिली है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या करेगा? नहीं तो यूपी में भी हाल देख लीजिए फिर तो सर। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी राकेश जी ऐसी सीटों पर कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है जहां पर कोई बहुत अच्छी हालत उनकी रही नहीं है। मतलब बाद में ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमारा प्रदर्शन खराब क्यों रहा। गठबंधन में कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका से तो मुझे लगता है चचेरे ममेरे भाई की भूमिका पर आ गई है कि सेकंड थर्ड नंबर भी छोड़ दीजिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये तो सवाल है ना, जो राकेश सर ने परसेंटेज बताया, वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है कि कांग्रेस अपनी तैयारी उसी तकनीकी ग्राउंड पर करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार पलायन हो रहा है, नेता छोड़कर जा रहे हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि राहुल गांधी खड़े हो, कह दे कि आधे इस तरफ जाए आधे इस तरफ जाए, जो बचे हैं वो मेरे साथ आए, और पीछे मुड़ के देखे तो पीछे इक्का दुक्का लोग नजर आए। देखिए, नेतृत्व किसका कमजोर होता है? नेतृत्व उसका कमजोर होता है जो अपने नेतृत्व में रहे और उसके बाद दूसरी विचारधारा वाले व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ दे, और वो व्यक्ति कमजोर होता है जो अपनी विचारधारा को छोड़ के उस विचारधारा में चला जाए जिसको कोसता रहता है। तो पहले तो मेरे मित्र शुक्ला जी इस बात को समझ ले, कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा बहुत मजबूत है। कमजोर है तो भाजपा की कमजोर पार्टी के नेतृत्व भी कमजोर है और भाजपा भी बहुत कमजोर है कि उनको उन्हीं व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं चारों की जरूरत पड़ती है जो पहले वो अपनी विचारधारा से उनको कोसते हैं, गजाते हैं और उन्हीं को अपने गले लगा देते हैं। अब आगे विषय पे आते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटियां राहुल गांधी जी के द्वारा दी जाने वाली, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के द्वारा न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर
जो 64 चंद्रमोहन जी, अपने आपके अपने नेता गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे? प्रॉब्लम है आपकी। आपको जब विपक्ष पक्ष बोलता है चंद्रमोहन जी, आपके अपने नेता गारंटी पार्टी के अंदर क्यों नहीं ले पा रहे? बड़ा वाजिब सवाल है सर, बड़ा वाजिब सवाल है, इसमें इतने उखड़ने की कोई बात ही नहीं है। आपके अपने नेता गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे? राहुल गांधी जनता को गारंटी दे रहे हैं। सर सुनिए, गारंटी की आपने बात की सर, आपने गारंटी की बात की। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके अपने नेताओं को क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर गारंटी नहीं मिल रही है? तो आपको क्या इंडिकेशन मिलता है? सर गारंटी नहीं मिल रही क्या आपके नेताओं को पार्टी के अंदर? मैंने ये सवाल पूछा करने का इंडिकेशन मिलता है क्या? सर, मैंने ये सवाल पूछा आपसे। आपके कानों तक आवाज इंडिकेशन पहुंच रहा है सर? मेरे सवाल का इंडिकेशन आपके कानों तक पहुंच रहा है? आपने सत्ता पक्ष के नेता आपके कानों तक मेरे सवाल का इंडिकेशन पहुंच रहा है सर? ना, तो मुझे कहने का अधिकार है कि मैं अरे सर, अभी तो कौशल जी के पास में बड़ी देर से गई भी नहीं। अभी जब आप वहीं अटके हुए हैं। तो मुझे बोलने दीजिए। आप वहीं अटके हैं सर, बोलने नहीं देना तो आप वहीं अटके हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके अपने नेताओं को पार्टी के अंदर गारंटी नहीं मिल रही क्या? देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप चिट्ठी और पट्टे। अरे सर, मेरी प्रॉब्लम छोड़िए ना, कांग्रेस की प्रॉब्लम पे आज बात कर रहे हैं ना सर। आपकी प्रॉब्लम, कांग्रेस की प्रॉब्लम पे कभी बात कर लेते हैं। आप लोग खुद भी करते हैं कांग्रेस की प्रॉब्लम पे बात। मत बुलाया करिए। आप लोग खुद भी करते हैं सर कांग्रेस की प्रॉब्लम पे बात करिए। अगर आपको डिबेट यहाँ तो कर नहीं रहे यहाँ। अरे सर, चंद्रमोहन जी कितना दूसरों को कोसेंगे? चंद्रमोहन जी कितना दूसरों पर आरोप लगाएंगे? मेरा बहुत सीधा सवाल था चंद्रमोहन जी, प्लीज बच्चों की तरह सर रोना बंद कीजिए। मेरा सीधा सवाल था आपसे। मेरा सवाल यह था कि आपके अपने नेताओं को कांग्रेस में गारंटी नहीं मिल रही क्या? अब आप मुझे आपका जवाब देने के बीच में आपकी लाइट तो नहीं दोबारा चालू हो जाएगी? सर जैसा आप बोले। आपको रेड लाइट चाहिए या ग्रीन लाइट चाहिए, ये बताइए पहले। मैं बता देता हूं। आपको रेड लाइट चाहिए तो मैं रेड लाइट दूंगी, आपको ग्रीन चाहिए तो बताइए, मैं ग्रीन दूंगी। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। और जिस तरीके की बात आप करते हैं ना सर, प्लीज अपना थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक संभाल के रखा करिए सर। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आपको सवालों के जवाब देने अगर आते नहीं है तो कम से कम सवाल सुनने का संयम रखें। इतना कर सकते हैं चंद्रमोहन जी आप? चंद्रमोहन जी इतना कर सकते हैं आप? जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, समय कम है मेरे पास, फिर कौशल जी के पास जाना है। आप इंटरेक्ट कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लीजिए सर, कांग्रेस वर्सेस पूर्णिमा डिबेट बाद में कर लेंगे। बोलिए सर जल्दी। हमें कांग्रेस वर्सेस पूर्णिमा डिबेट करनी सर, जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। नहीं है, लेकिन आपका बार बार कूदना वो गलत लगता है। अब आप देखते हैं जी प्लीज। हो गया, ठीक है। कौशल जी आपके पास आते हुए कितना इसको विन विन सिचुएशन आप देखते हैं? और दूसरा, कांग्रेस इस बात पर आरोप लगा रही है कि आपका काम चलता नहीं, कांग्रेस के बगैर आपका काम चलता नहीं। संसद के अंदर आप उठाते हैं तो किसका मुद्दा उठाते हैं? नेहरू का मुद्दा उठाते हैं। आप हर जगह कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं। अब आपको अपनी पार्टी चलाने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है। आपके पास बचे नहीं क्या नेता सर? पूर्णिमा जी, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से देश के साथ जो दुर्व्यवहार किया है और जिस तरह का काम किया है, तो कांग्रेस की कुकर्मों को तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए हमें कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है। कांग्रेस नहीं, कोई भी सत्ता पक्ष पीछे होता है तो हमें उसका नाम लेना पड़ता। और आप गारंटी की बात करें, एक्चुअली आप गारंटी का सवाल इधर पूछना चाहिए, गलत जगह पूछ रही थी। गारंटी देश में केवल एक चल रही है जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी, और उसी गारंटी की वजह से देश की जनता ये कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और बात यह है कि मोदी जी के काम की वजह से कांग्रेस के लोग छोड़ करके जो लोग देश हित में सोचते हैं आ रहे हैं। बात राम मंदिर की सबसे आखिरी में करूंगा, चाहे 3 तलाक की बात करें, राम मंदिर का विरोध की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, की बात करें, 370 और 35A की बात करें, ये सारी नीतियां देश हित में थी। नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं।